नमस्कार। हिंदुस्तान हिंदी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। आज मेरे साथ बात करने के लिए सहरसा से टीचर हैं आनंद कुमार झा, जो हाई स्कूल के टीचर हैं, उच्च विद्यालय में टीचर हैं और वो +2 तक के विद्यालय को पढ़ाते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो अभी वर्तमान में शिक्षा पद्धति है, उस शिक्षा को कितना हरासमेंट हुआ है और कितना अपगोइंग गया हुआ है, यह डिजिटल परिवेश में हम किस तरीके से बात कर सकते हैं, इसके लिए आनंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमर जी, और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मौका दिया इस विषय पे यहाँ पर उपस्थित किया। सबसे पहला मेरा सवाल है कि वर्तमान परिस्थिति में आपको लगभग 2 साल होने वाला है, 2 स्कूल सेशन जो है वो कोरोना से प्रभावित हुआ है। इस दरमियान जो है वो कितना लर्निंग लॉस हुआ है बच्चों का? जी बिल्कुल, बहुत ही प्रासंगिक सवाल है आपका इस माध्यम से और डिजिटल माध्यम से जो आप सवाल पूछ रहे हैं। ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है कि पिछले 2 साल, यानी 1 साल इस साल का ले लें और पिछले साल ले लें, तो मिला जुला के 2 साल होते हैं हमारे पास। तो इस 2 साल में यदि देखा जाए तो यदि लॉस अमूमन हर एक जगह हुआ, सभी जगह जो है कुछ ना कुछ लॉस जो है सो लोगों ने सहा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा लॉस हुआ है, यदि मैं कह सकता हूँ शिक्षक होने के नाते सर, तो वो है हमारा लर्निंग लॉस। वो हमारे बच्चों का लर्निंग लॉस है। और आप देखेंगे कि सभी चीजें ध्वस्त हो गई, शिक्षण व्यवस्था पूरी चौपट हो गई, सभी चीजें विद्यालय बंद हो गई, और इस क्रम में बच्चों को जो सबसे ज्यादा चोट पहुंचा वो है उनका उनका एजुकेशन। और इस मामले में मैं कह सकता हूँ कि अभी का जो वर्तमान परिदृश्य है वो डिजिटल होता चला गया, और ये 2 साल में बच्चों ने लर्निंग लॉस सबसे ज्यादा किया। और इसमें बहुत चीजें छूटती चली गई। बहुत सारी कोशिश हुई कि बच्चे घर में वो करे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, जो ऑफलाइन मोड होता है हमारा। जी, तो तो उस मामले सरकार ने या सरकारी स्कूल ने ऑनलाइन पढ़ाई पे कितना व्यवस्था किया हुआ है कि स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन व्यवस्था कर पढ़ाई कर सके? जी बिल्कुल, अभी धीरे धीरे देखिए नित नए आयाम खुल रहे हैं, और बहुत सारी चीजें जो है नए प्रारूप में आ रही है, क्योंकि चुनौती है। और जैसे जैसे इस तरह के हमारे पास ऐसा आपातकाल आता है या संक्रमण आता है, तो इसमें कुछ नई चीजें निकल के सामने आती है। और इस मामले में अभी जो कह सकता हूँ कि जो डिजिटल ऑनलाइन तरीका है, और इसमें गवर्नमेंट ने जो बिहार गवर्नमेंट है खासकर, उन्होंने जो जो अभी अपनी सामने अपनी चीजों को लेकर आया है, उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें भी निकल के सामने आई हैं कि बच्चों के हितकर हों। जैसे अभी आपने नाम सुना होगा ई लॉट्स का। अभी एक ई लॉट्स ऐप जो है वो लॉन्च हुआ है, जिसमें बच्चे जो हैं वो एक लाइब्रेरी है, वो ऐप जो है लाइब्रेरी है, जिसको डाउनलोड करके बच्चे जो है उस ई लॉट्स ऐप के माध्यम से अपने शिक्षा को, अपने अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, जिसमें सारी वर्ग के किताबें और उसमें सारी चीजें, डिस्कशन फोरम दिया हुआ है, उसमें आप सवाल पूछ सकते हैं। तो एक ई लॉट्स का माध्यम है। इसके अलावा भी हमारे बिहार शिक्षा परियोजना पटना के द्वारा जो है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम ये भी चालू है, जिसमें बच्चे विभिन्न जो है फ्री डीटीएच और डिश टीवी के माध्यम से कुछ चैनल है निर्धारित, उस चैनल से जो है सो बच्चे उससे जुड़कर अपने कक्षाओं के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। और इसके अलावा दीक्षा ऐप है। दीक्षा ऐप के भी माध्यम से जो है चीजें अमूमन कहीं न चीजें चल रही हैं। सभी को जोड़ कर रखा गया, और विद्यालय भी अपने माध्यम से विभिन्न पेज के माध्यम से या जूम ऐप के माध्यम से जो है सो ये काम कर रही है। तो ये कह सकते हैं कि देखिए ये बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं है अमर जी, मैं बताना चाहूंगा, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात होती है। जब जहां पर सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, जहां पे सारी चीजें बंद हो चुकी हैं, वहां पर यदि इस तरह के प्रयास किए जाते हैं, और इस तरह के प्रयास हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा हो जाता है एससीईआरटी के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं ये हितकर साबित होगा। और ऐसे बहुत सारी चीजें अभी सामने आ रही हैं जो बच्चों की सरकार ने अभी ई लॉट्स लेके के आया हुआ है, जिसको वो लर्निंग टीचर और स्टूडेंट को एक साथ लेकर के आए, जबकि शायद आप पिछले साल से ही अपने स्कूल के फेसबुक पेज के थ्रू बहुत सारे बच्चों को लर्निंग दे रहे हैं। तो ये जो ख्याल था, ये जो प्लेटफॉर्म आपके दिमाग में आया कि मैं फेसबुक के थ्रू पढ़ाता हूँ, ये आपके दिमाग में आया कैसे? सर ये बहुत अच्छा लगा। और ये चीजें तो कुछ नई आई है, नई जैसे ई लॉट्स वगैरह, लेकिन ये पिछले साल ही जब मैंने देखा, तो जब विद्यालय जब बंद हुई तो बहुत सारे बच्चों के फोन आने लगे कि आनंद सर कैसे मैं पढ़ूंगा, या अब तो क्लासेस बंद हो गई।
तो मेरे मन में उसी टाइम से कुछ ना कुछ नया चल रहा था। तो मैंने उस टाइम से ही सोचा कि कुछ ना ऐसा इनोवेटिव किया जाए हमारे खासकर सरकारी विद्यालय के बच्चों के लिए, जो उसके हित में हो और उसका लर्निंग लॉस ना हो। मैं बताना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस पटल के माध्यम से, कि जहां पर एक वर्ग जो है, यदि प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो उनके बहुत सारे ऐप भी हैं, और जूम ऐप या गूगल मीट के माध्यम से बच्चे को वो पढ़ा लेते हैं, उनके बाकायदे फी वगैरह लिए जाते हैं। लेकिन सरकारी विद्यालय के बच्चे जो है इससे पीछे हो जाते हैं। तो अब पिछले साल ही हमने क्या किया था कि हमारा एक विद्यालय का फेसबुक पेज बना हुआ था, और उस पेज पे कुछ ही बच्चे जुड़े हुए थे। तो फिर मैंने क्या किया कि उस पेज के माध्यम से बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया। पिछले साल ही मैंने करीब तकरीबन 1200-1300 बच्चों को जोड़ा उस पे, सारे बच्चे जुड़े जरूर। उसमें विभिन्न क्या कहते हैं कि स्कूल के बच्चे जो हैं वो जुड़े, और उस पेज के माध्यम से फिर ये सवाल आया कि आखिर बच्चों को कैसे लर्निंग लॉस को कम करें और कैसे पढ़ाया जाए डिजिटल तरीके से। तो कैसे एक साथ बहुत से सारे बच्चे जुड़े। तो चूंकि जूम ऐप या गूगल मीट के माध्यम से मैं सिलेक्टेड बच्चों को ही जोड़ पाता, लेकिन उसमें क्या क्या मैंने सभी अपने शिक्षकों से भी बातें की, अपने विद्यालय के प्रधान से भी बातें की, और हमने कोशिश की कि उसमें क्या करते हैं कि सभी शिक्षकों को बारी बारी से बुलाते हैं और उसका पहले नोटिफिकेशन दे देंगे कि बच्चों को उस दिन ये क्लासेस मिलेगी, उस दूसरे दिन ये क्लासेस मिलेगी, और बच्चे उसमें जुड़ेंगे। इस माध्यम से बच्चों को मैंने क्या किया कि उस पेज के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया, और शिक्षक वहां पर आकर लाइव क्लासेस लेना शुरू कर दिए। और लाइव क्लासेस में ये बहुत बड़ा फायदा हुआ अमर सर, कि उसमें बच्चे ने सीधा सवाल पूछा शिक्षकों से, और वो वीडियो बहुत दूर तक गई, उसके व्यूअर्स बहुत हुए। तो कहीं ना कहीं मैं पहले ही बताया कि ये बहुत उत्तम माध्यम नहीं था, बहुत ये सही तरीका नहीं रहा हमारे लर्निंग लॉस को कम करने के लिए, लेकिन ये छोटा सा प्रयास था जिसके माध्यम से खासकर सरकारी विद्यालय के बच्चों के लिए सर हमने वो प्लेटफॉर्म तैयार किया था, और उस पेज के माध्यम से बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़े, और अभी भी वो चीजें चल रही हैं सर। और बहुत खुशी की बात है कि वो संख्या बढ़ती जा रही है, और बच्चों को बहुत सारे नए नए उसमें सवाल भी आ रहे हैं, और उस नई तकनीक मैं सामने लेके आ रहा हूँ। जहां तक मुझे जानकारी है कि मुरादपुर जो है वो सहरसा का एक छोटा सा एक गांव है, जहां के आप उच्च विद्यालय में आप टीचर है, जबकि सहरसा में बहुत बड़ा जिला स्कूल है, मनोहर स्कूल है, और बहुत बड़े बड़े नाम के स्कूल है। उन लोगों का जब मैं रिसर्च करता हूं तो कोई सोशल मीडिया पेज पे ऐसा कोई लाइव नहीं है। तो कंपटीशन कितना आप क्रिएट कर पाते हैं अपने और अपने बराबर के टीचर के साथ? सर बहुत बड़ा सवाल है। एक तुलसीदास ने एक पंक्ति बोली थी कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो तुलसीदास ने ये अपने सुख के लिए रघुनाथ रामचरितमानस की रचना की थी। वो ये नहीं जानते थे तुलसीदास कि मेरी ये रचना जो है सो कालांतर में जाकर कितना पॉपुलर हो जाएगा, और हर एक घर में जो है एक जो है पवित्र धर्मग्रंथ बन जाएगा। क्योंकि शिक्षक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या फर्ज बनता है समाज के प्रति। मैं सभी शिक्षक या विद्यालय की बात नहीं करूंगा, लेकिन जब मैं अपने विद्यालय की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं जिस उद्देश्य से वहां पे गया हूं वहां उसकी उसकी पूर्ति करता रहूं, ताकि वो चीजें बनी रहे। और इस माध्यम से सर सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चे वहां पे अभी भी बहुत रेगुलर हैं और जेन्यून है। क्रम में जो है सो वहां पे वो माहौल तैयार किया गया है। अमूमन देखा गया है कि वो यदि आप क्रिएट करते हैं और यदि ऐसा माहौल डेवलप करते हैं तो बच्चे जुड़ेंगे आपसे, ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। तो वो तैयार करना शिक्षक के हाथ में है सर। मैं एक थोड़ा समय लूंगा सर। वो तैयार करना सर शिक्षक के हाथ में है, आप कितना कर पाते हैं। और यदि शिक्षक सर चाहे, मैं गुजारिश भी करूंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यदि शिक्षक चाहे तो सर इस विद्यालय की सूरत भी बदल सकती है। वो या तो क्रिएटिविटी वर्क से बच्चों को कैसे लाएं, बच्चों को विद्यालय में कैसे जोड़ कर रखें, या बच्चों को क्या दे, बच्चों के हित के लिए क्या है। मैं यहाँ पे टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते मैं ये जरूर बताऊंगा कि यदि आपके अंदर इनोवेशन प्रोसेस है, आप इनोवेटिव है, आप क्रिएटिव है। तो मेरे भी विद्यालय में सर जब मैं गया था ज्वाइनिंग के लिए मात्र 2 बच्चे आते थे सर, लेकिन अभी हमारे विद्यालय में 400 बच्चे 300 बच्चे के हिसाब से बच्चे आते हैं पर डे, और वो 4 बजे तक रहते हैं। बड़ा गर्व होता है कि सरकारी विद्यालय के बच्चे वहां रहते हैं सर। और वहां पे मैंने इसे बहुत ही तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया कि जरूरी नहीं कि बच्चे आपके पढ़ाई में ही रुचि लेंगे, बच्चे खेल में भी रुचि ले सकते हैं, बच्चे संगीत में भी रुचि ले सकते हैं, बच्चे कला में भी रुचि ले सकते हैं, बच्चे विज्ञान के बहुत सारे प्रदर्शनी में या आपके उसको साइंटिफिक वर्जन में रुचि ले सकते हैं। तो बच्चों के मानसिक पटल का अवलोकन करते हुए, उसके मनोविज्ञान का अवलोकन करते हुए, तालमेल बैठाते हुए, अपने जो भी सामग्रियां हैं और जो भी संसाधन है उसके साथ
यदि आप तालमेल करके और बच्चों को यदि आप एक्टिव करते हैं, तो मुझे लगता है कि सर वही वाली हाल होगी और बच्चे जो है सो भीड़ बनाए रहेंगे विद्यालय में। तो वो कैसे मतलब कहते हैं कि उसको इंटरेस्टिंग हो, वो रुचिकर कैसे हो सर, ये बहुत जरूरी है। ये कहीं ना कहीं हरास होता दिखता है सर, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं या बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये जरूर इनोवेटिव करना चाहिए हमारे सभी ग्रुप के, हमारे जितने भी लोग हैं। एक टीचर जो मैनेजमेंट होता है, एक बच्चों पे जो स्टूडेंट सेंटर्ड जो बातें होती हैं वो कैसे क्रिएट हो। और ये चीजें यदि थोड़ा सा हट के बात करें, जैसे और चीजों को अलग कर लें स्कूल की अन्य चीजों को, और यदि विद्यालय पे यदि बात करें, तो ये जरूरी है आज के परिवेश में। और मैं कहता हूं कि आने वाले दिनों में और बेहतर स्थिति होगी। क्योंकि आप एक स्टेज रंगकर्मी भी हैं, एक आप एक अच्छा स्टेज मैनेज कर लेते हैं, उसके साथ साथ आप बहुत अच्छा नाटक और कविताएं भी लिख लेते हैं। तो बच्चों को अपने प्रति जो आपका खिंचाव है, या आप बच्चों को अपने गैदरिंग में, भीड़ में नाटक के थ्रू पढ़ाना चाहते हैं, मजाक के थ्रू पढ़ाना चाहते हैं, या आपको लगता है कि नहीं पुराने पद्धति में मास्टर और स्टूडेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो बना हुआ रहे? बहुत बड़ा सवाल है सर, बहुत सुंदर सवाल है सर। अभी बहुत सुंदर मैसेज भी जाएगा हमारे व्यूवर्स को, देखने वालों को, कि जो पहले की से जो प्रक्रिया थी, जो पहले का जो परिवेश था और पहले का जो शिक्षा व्यवस्था थी, और वो अभी के समय में वो बहुत, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। पहले लोग बोलते हैं कि अभी भी जिस विद्यालय में मैं हूँ उस विद्यालय में मेरे दादाजी भी, पिताजी भी थे। वो वहां की बातें करते हैं तो बोलते हैं कि शिक्षक को देखने के बाद हम लोग भाग जाते थे, या डर लगता था, क्योंकि उनका एक खौफ था कि हाँ यदि गलत करेंगे तो वो चीज मुझे डांट लग जाएगी या मैं भाग जाऊं, मुझे मार लगेगी। लेकिन सर अभी के समय में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि आप बच्चे को मार नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि आप बच्चे को मार नहीं सकते हैं, आप बच्चे को कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस भी आए, बच्चे का डेथ हो गया या ऐसा अमूमन बहुत घटना घट गई है बहुत जगह। तो इसके लिए बहुत सारे सर रूल्स निकल गए। अब जब ऐसे रूल्स निकले तो इसका सीधा असर सर आपके टीचिंग पे पड़ गया। पहले सर ऐसा नहीं था। पहले छात्रों को शिक्षकों के द्वारा जो भी दंड दी जाती थी, उसका ये फायदा होता था कि उस पर एक खौफ या एक दूरी बनी रहती थी। लेकिन अब धीरे धीरे वो चीजें बहुत नजदीक आ गई हैं सर। देखिए परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन स्वाभाविक है। डिजिटलाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइज्ड हो गए हम लोग। तो इस क्रम में शिक्षा का भी जो एरिया है वो भी ग्लोबलाइज्ड हो गया, और इसमें चीजें घटती चली गई जो चीजें थी अभी वर्तमान प्रदेश में। लेकिन वो चीज को मेंटेन करना है हमें, और जो हमारा शिक्षक और छात्र के बीच का जो संबंध है वो बेहतर होना चाहिए। और इस क्रम में जो है सो धीरे धीरे जो है हम कह सकते हैं कि वो चीजें बेहतर होंगी। और सरकार के तरफ से आपको डिजिटल होने के लिए ई लॉट्स में या क्रैक कोर्स में या बी बॉस में, इस तरीके के जो सरकारी प्रोग्राम है जिसको आप लोगों को जबरदस्ती लाभ दिया जाता है, जैसे इलेक्शन का दरमियान हो गया, या फिर टीकाकरण हो गया, या पल्स पोलियो हो गया, इस सब चीज में जब आप लोगों को चले जाते हैं तो आपका जो बेसिक काम है एजुकेशन देना, उसमें आप लोग कितना डिस्टर्ब हो जाते हैं? बहुत आपको लगता है कि वो काम छोड़ के मुझे ये ज्यादा जरूरी है? बहुत बहुत मैं तो बोलता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि विद्यालय से ये सारी योजनाएं खत्म हो जानी चाहिए। विद्यालय में शिक्षक का सिर्फ और सिर्फ काम पढ़ाई होना चाहिए, इसके इतर कुछ नहीं होना चाहिए। अभी जितनी भी चीजें इतर हो जाती है, जो नहीं कर पाता है वो शिक्षक के जिम्मे दे दिया जाता है या उनके माथे रख दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं दोष है इसमें। प्रणाली सिस्टम जो है वो दोषपूर्ण है इस क्रम में। शिक्षा का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य बच्चों के हित के लिए होना चाहिए, शिक्षा से होना चाहिए, और शैक्षिक गतिविधि से होना चाहिए, ना कि चावल बांटने से होना चाहिए, ना कि अंडे छीलने से होने चाहिए, ना कि किसी तरीके के ऐसे वर्क। हाँ, थोड़ी बहुत जो भी हमारे सहयोग के लिए बात होगी, यदि वो इतर बात होती है तो हम लोग करने के लिए तैयार है। वो हम लोग सरकारी आदमी हैं तो हम लोग उस सरकार के हित में काम कर सकते हैं जो हमारे लिए है। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, वही हाल हुआ है शिक्षकों का। उन्हें हर एक शिक्षक को शिक्षा के कार्य से छोड़कर अन्य कामों में विशेष रूप से दे दिया गया। आप देखेंगे, चाहे वो इलेक्शन का हो, चाहे वो चावल का हो, मिड डे मील का हो, योजना का हो, यदि ये सब यदि हट जाती है तो मैं कहता हूं कि जो है स्कूल बहुत बेहतर हो जाएगा। इसे जरूर हटना चाहिए इन सभी चीजों को। थोड़ा सा हम आपको, चूंकि हम लोग मिथिलांचल के रहने वाले हैं तो हम मैथिली में बात करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि मैथिली एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आप यूपीएससी बीपीएससी कंपीट कर सकते हैं। तो ग्राउंड लेवल के स्कूल में, चूंकि आप एक 12वीं क्लास के स्कूल में है, तो वहां ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैथिली होता होगा जी। तो मैथिली को आप लोग किस तरीके से लेते हैं, जो कि अष्टम सूची का एक लैंग्वेज है?
देखिए मैथिली हमारी मातृभाषा है और सबसे बड़ी बात है क्या कि ये हमारी जननी भाषा है। इसको इस मामले में कह सकते हैं कि हम लोगों ने इसी से सीखा है। हम सब गोटा यह पढ़ लो हम लागे है कि मैथिली से हमर सबके जीवन के शुरुआत भेल है। तो ई क्रम में विद्यालय में जे सबसे दिक्कत की छै कि बच्चा के जे छै इंटरेस्ट छै से धीरे धीरे घटल जा रहल छै। ओकरा केना रुचिकर बनायल जाय। मैथिली भाषा जे छै से बहुत बहुत विस्तृत सुंदर सबसे कह सकै छी आसान भी छै, लेकिन एकरा प्रति लोग के इंटरेस्ट कोना होना चाहिए ई जे छै से एकरा अनिवार्य रूप से एकरा ई दे देना चाही सब्जेक्ट के रूप में। एकरा एहन नहीं कि अहाँ आप ले सकै छी नहीं ले सकै छी, एकरा अहाँ अन्य राज्य के तरह एकरा अनिवार्य कह देबाक के चाही कि अहाँ के पढ़ैये के अछि। अहाँ पढ़बै तखने अहाँ एकरा में यदि फेल करलियै तऽ अहाँ फेल कए गेलियै। सरकार के एकरा पे बहुत गहन चिंतन करबाक चाही, खासकर अपन मिथिलांचल के जोन में जे बच्चा छै ओकरा मैथिली जरूर पढ़े के, जेना साइंस पढ़ते ओना मैथिलियो पढ़ते। अब मैथिली में फेल चूंकि अहाँ एगो रंग कर्मी छियै, अहाँका चूंकि हम हिंदी में इसको कन्वर्ट करते हैं, चूंकि बाकी लोगों को भी हिंदी में ज्यादा समझ में आएगा। आप एक स्टेज कर्मी है, आप जब स्टेज पे आते हैं और आपको ऐसा लगता है स्टेज पे कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा ऐसा जगह है जहां आप कुछ दिन पहले स्कूल में थे और उसी स्कूल के या अगल बगल में आप एक स्टेज पे हैं, तो आपको ऐसा फील होता है कि सामने बैठा हुआ मेरा बच्चा है, उसको मैं हिंदी में समझाऊं या मैथिली में समझाऊं? मुझे लगता है कि आज के समय में जो ये बहुत अच्छा सवाल है सर। स्टेज पे अमूमन जब इस तरह से जब जुड़ता हूँ और सामने से लोग रहते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ तो ऐसी बातें रूढ़ हो गई है कि लोग मैथिली बोलने में शर्म करते हैं अपने आप में, या कहीं बाहर जाते हैं या सुनना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। और जहां पे जिस क्षेत्र से हम हैं अपनी भाषा का हम ऐसे इग्नोर करेंगे तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। जब भी मैं बनारस में था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करूं, अमृतसर थोड़ा सा हट के बात करूं, ऐसी फिर मैं संदर्भ में आऊंगा, तो वहां पे हम लोग मिथिला मंच बनाए हुए थे और मिथिला मंच में मिथिलांचल के लोगों को जोड़ के हम लोग काम करते थे। मैथिली में हम लोग का टॉक होता था। अभी यहाँ पे मैथिली में बोलता, लेकिन यहाँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हिंदी के लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ, माफी चाहूंगा। लेकिन वहां पे जो है सो हम लोग कहीं भी मिलते थे तो हम लोग की हालचाल छे, कहते जा रहल छिए, की करे छिए, अपने में सब मैथिली में बोलते थे। तो वहां पे दूसरे वाले लोग जो सामने वाले थे विभिन्न राज्यों के, वो बोलते थे कि अरे ये लोग कहाँ के हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, कहाँ की कौन सी लैंग्वेज है, मैथिली, अच्छा मैथिली, हाँ यार सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो बड़ा गर्व महसूस होता है। लेकिन वही मैं देखता हूँ कि अपने ही जोन में वो मैथिली बोलने में उन्हें शर्म आती है और उसे लगता है कि वो बड़ा सा घिनौना काम कर रहा है। बताइए, भाषा कोई घिनौना वाला काम है? और इस क्रम में जब मैं सामने होता हूँ और जब मैं मैथिली बात करता हूँ तो लोग का इंटरेस्ट कम हो जाता है, फिर हिंदी चलता है, ठीक है। और बच्चे, मैं किसी भाषा की बुराई नहीं करता हूँ सर, क्योंकि मैं भाषा शिक्षक ही हूँ, मैं विभिन्न भाषाओं से जुड़ा हुआ हूँ और मैं यहाँ 2 फॉरेन लैंग्वेज भी जानता हूँ सर। मैं 2 फॉरेन लैंग्वेज को भी मैंने सीखा है। लेकिन जब भी मैं जहाँ रहता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि मैथिली बोलूं। और जब मैं बच्चों को देखता हूँ यहाँ पर, तो बच्चों को मैथिली बताने में जितनी शर्म आती है, उतने गार्जियन को उतना वो चाहते हैं कि बच्चों को इंग्लिश बता के गौरव का अनुभव करते हैं कि मेरा बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है। अंग्रेजी बहुत बढ़िया चीज है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा विषय है, हम उसके लिए भाषा है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी तो अपनी मातृभाषा भी है ना, अपनी भाषा भी है ना, अपनी मैथिली भी है ना, हम उसको अब हम आते हैं स्कूल में। स्कूल में ऐसा कौन सा खेल है, स्कूल में ऐसा कौन सा पैरामीटर आप लोग खेल के प्रति यूज करते हैं जिससे आपको लगता है कि मेरा बच्चा जो 12वीं में फर्स्ट आने वाला था, अगर वो वहां फर्स्ट नहीं आ रहा है तो खेल में फर्स्ट आ रहा है? एक गोल्ड मेडलिस्ट अगर आपके नजर से आपके स्कूल के लिए कौन हो सकता है? कौन, ये सवाल फिर से सर क्लियर करें, मैं समझ नहीं पाया। अगर आप एक स्कूल का टीचर हैं और आपके स्कूल में एक टीचर स्पोर्ट्स से होगा, खेल टीचर भी होगा। जी है, अभी नहीं। तो खेल आप ही है? वो देखता हूं मैं, अभी बहुत जगह उसमें बहाली नहीं हो पाई है। अच्छा, तो खेल भी आप ही देखते हैं। तो आपको ऐसा कौन सा स्टूडेंट लगता है और कौन सा खेल लगता है जिसमें वो मेडल ला सकता है? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही बताया अमर सर, और बहुत अच्छा सवाल भी है कि पहले तो बच्चे विभिन्न मानसिकता के होते हैं, बहुत इन स्पोर्ट्स से जुड़े बच्चे होते हैं, कल्चर से जुड़े होते हैं, आर्ट से जुड़े बच्चे होते हैं। तो बच्चों के का ये विषय होता है खुद का। और अभी कोई विराट कोहली हो सकता है, तो कोई भाई क्या कहते हैं हिमा दास हो सकती है, तो कोई भाई क्या कहते हैं साइना नेहवाल हो सकती है, वगैरह वगैरह। हमारे कहने का मतलब ये है सर
कि सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को जोड़ना है हमें विद्यालय में, तो खेल भी माध्यम है और खेल-खेल से एक पढ़ाई भी होती है और एक खेल जो है आपका करियर का भी ऑप्शन है। हम लोग करियर काउंसलिंग भी करते हैं कि बच्चे खेल से भी जुड़ के अपने करियर को बना सकते हैं। लेकिन अभी बच्चे क्या होते हैं कि देखा-देखी में कुछ ऐसे खेल को चूज़ कर लेते हैं, वो जो बहुत ही महँगा हो जाता है। अभी मैं बताऊँ जो क्रिकेट है, क्रिकेट ग्लोबल खेल है, वो इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है, फेम से जुड़ा हुआ है। लेकिन बच्चे उसमें जब जुड़ते हैं तो बहुत खर्च करने के बाद भी उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे से भी खेल हैं जो बच्चे यदि करते हैं तो उसमें पैसे कम लगते हैं और शारीरिक रूप से वो बहुत ही मजबूत होते हैं। मैं कबड्डी का उदाहरण देता हूँ। कबड्डी में सिर्फ बच्चों को अभी के वर्तमान खेल की प्रणाली में कबड्डी जो है वो थोड़ा टेक्निक जुड़ गया है, तकनीकी का चीजों से जुड़ गया है, लेकिन वो बहुत ही आसान है। मेरे अपने ख्याल से मैं बताना चाहूंगा, हर एक खेल का मैं सम्मान देता हूँ, लेकिन कबड्डी भी एक ऐसा माध्यम है जिसमें बच्चे अब देखिए प्रो कबड्डी होने लगा है और उस कबड्डी के उसमें हमारे बिहार के विभिन्न जिलों के बच्चे वहां पे खेल रहे हैं, अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं और जो है सो उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। और खेल आपको आपको तन मन से मजबूत करता है। आपको नशा जो भी अभी बच्चों में बहुत ज्यादा चल रहा है, नशा की प्रवृत्ति, उससे हट के आप अपने शरीर पर ध्यान देते हैं और आपके अंदर जो है एक सामूहिक जो है बातें आती हैं, सबको लेकर चलने की बातें आती हैं, आपका विचार शुद्ध होता है। तो खेल बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है सर। इससे जो है सो बहुत करियर ऑप्शन है। www.biharcareerportal.com पर जब जाइएगा, उस पे देखिएगा, यदि खेल गेम से हम बात करें तो गेम के ढेर सारे जो है फॉर्मेट आ जाते हैं कि उसमें टीचर कैसे बना जा सकता है, इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं आप, फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं और उसके हर एक गेम से कोच, रेफरी, सारी चीजें जुड़ी हुई है। तो कबड्डी एक ऐसा आसान खेल है, कुश्ती एक ऐसा आसान खेल है, रनिंग या एथलेटिक्स ऐसा आसान गेम है जिसमें आप व्यक्तिगत आगे बढ़ सकते हैं। चाहे वो क्या कहते हैं, आप देखिए क्या कहते हैं वो गोला फेंक होता है, फिर जो है चक्का होता है, भाला, जेवलिन थ्रो वगैरह सब जो होता है, डिस्कस होता है, ये सारी चीजें, ये जो है सो व्यक्तिगत खेल है और इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं है। यदि बच्चे इस तरह से जुड़ते हैं, वो राष्ट्रीय, हमारे विद्यालय के बहुत बच्चे जो है सो स्टेट खेल चुके हैं। जिस विद्यालय में आज तक कभी बच्चे बाहर नहीं निकल पाए थे सर, वहां पर जो है लड़कियां स्टेट खेल के आ रही हैं सर। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि ज्यादा टाइम सोशल मीडिया के थ्रू मैं नहीं दे पाऊंगा, शेड्यूल फिक्स है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो में कोई गलती लगा हो, कोई ऐसा मैसेज या आप दोबारा से आप चाहते हैं कि इसमें कोई सब्जेक्ट छूट गया हो, तो आप नीचे कमेंट्स करें, मैं आपका फिर से आनंद जी से मुखातिब होऊंगा। आप अगर ये YouTube पे देख रहे थे तो सब्सक्राइब कर लें और अगर Facebook पे देख रहे थे तो पेज को लाइक कर लें। धन्यवाद आनंद जी, आपका भी धन्यवाद सर।